एक तरीके से उन्होंने मुझे पैसा दे के परचेस किया ना, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उन्होंने खरीद ली है। 14 साल का बच्चा भी जानता वो एड्रेस कहाँ की है। मैं ऊपर चढ़ी तो चढ़ी, मैं 6 महीने तक लगभग नीचे ही नहीं उतर पाई। कभी कभार सुनने में आती है रेप हो गया, लेकिन कल का दिन ये सब कुछ बंद हो गए ना, अच्छे अच्छे घर का बहू बेटियां सड़क में आ जाएंगी। क्लाइंट अटेंड करो पैसा लो, क्लाइंट अटेंड करो पैसे लो। सुबह 11 बजे से लेके रात को 3 बजे तक शरीर को थका के जब मैं सोती हूँ ना, बॉडी पेन होती है। 20 सड़क में मैं उसको 100 पीस कर दो। ये बताओ कि पूनम कौन है? पूनम वहीं से पैदा हुई एक सेक्स वर्कर थी। पैदा हुई मतलब वो नाम पैदा हुई है। नमस्ते। नमस्ते। बचपन के बारे में बात करते हैं, जब आप छोटी थीं, जब आप स्कूल जाती थी। पुरानी क्या यादें हैं आपकी? मैं पुरानी यादें तो क्या बताऊँ मैम, वो तो मेरा बचपन के गाँव है बैंगलोर। है तो हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़ा तो कन्नड़ा मीडियम है, लेकिन कहते हैं ना गरीबी हर किसी को मजबूरी में ला देती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम, लेकिन घर का कंडीशन देख के है ना, ऐसा लग रहा था मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि घर की बेटी अकेली थी। बेटा मेरा भाई थे, 2 ही बच्चे थे हम भी घर में थोड़ा सपोर्ट कर देते थे। मैं भी खाना वाना बनाना, उनको सर्वे करना मैं भी कर लेती थी। ले तो मैं बना के रख देती थी, मेरा भाई सर्वे कर देता था। तो हम भी फैमिली में मदद करते थे, सब लोग ठीक चल रहे थे। पापा का ज़्यादा पीने से टेंशन लेने से हालत ख़राब हो चुका था, उससे एडमिट हो गई थी। 10-15 दिन ऑपरेशन हो चुका था। अब हम थोड़ा घर की कागज वगैरह गिरवी में रखे थे, तो हमें भी थोड़ा बुरा लगा कंडीशन को समझते। मेरा एक छोटा भाई भी कहता 8वीं क्लास भी छोड़ के है ना, वो अपना खेती बाड़ी में लग गया, क्योंकि घर का कंडीशन छोड़ के। घर का छोटी सी ज़मीन में भाई ने मूली का खेती करके मूली बेच के घर का खर्चा चलाया। साग का बीज डाला उसमें भी, पालक का। हर जगह से जब हार मान गए तो खर्चा निकालना ही पड़ेगा ना। ये सब करता भी था, भाई बाहर भी जाता था किसी का भी खेती करके, वहाँ से 100-200 भी लाता था घर का खर्चा के लिए, अपना खर्चे के लिए नहीं। तो मैंने भी सोचा कुछ नौकरी वगैरह मैं भी कर लूँ। वो छोटा है, मेरे से 2 साल छोटा है, तो मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों नहीं सोच सकता हूँ घर के बारे में। बेटी हो तो क्या हुआ, घर का ध्यान नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने भी सोचा कुछ जॉब करूँ। तो जॉब की इस वजह से मैं भी सिटी के अंदर आई, गांव से सिटी के अंदर आए। तो वहाँ मुझे किसी ने बताया जो आपका कंडीशन है सारा क्लियर हो जाएगा, सब पैसा का मसला है। अभी मेरे साथ दिल्ली चलो, दिल्ली में मेरे दीदी है, उनके साथ उनके घर पे रहना, आपकी जॉब लगवा देंगे, महीने का आपका 60,000 तनख्वाह रहेगा। फिर मैंने सोचा 2-3 महीने भी काम कर लूँगी ना, मेरा सारी परेशानी निकल जाएगी, मैं सीधा बैंगलोर लौट आऊँ। तो ये ऐसा उन्हीं का बातों में ट्रस्ट करके मैं दिल्ली आई। जो आपसे मिले, वो आपकी जान पहचान के थे, उस बारे में थोड़ा बताइए। कौन थे वो जो आपको बोले? अरे वो पता नहीं, मैं जॉब ढूंढ रही थी जहाँ पे पेपर प्लेट वगैरह लगे रखते हैं ना जॉब के, खाली ये करके किसी दुकान में सेल गर्ल चाहिए। उस टाइम भी टेलीकॉलिंग चल रही थी, कॉल सेंटर। उस टाइम महीने का 5,000 मिलती थी। तो उस टाइम मैं यही पढ़ के जा रही थी, मतलब जहाँ मिले कॉइन बूथ की फैसिलिटी थी, मैं कॉइन बूथ में कॉइन लगाई और कॉल किया, बात किया। तो वो एक पर्सन मुझे रेगुलर फॉलो करते आ रहा था। अब मुझे नहीं पता वो स्ट्रेंजर है, अब इस तरीके से मेरा लाइफ ख़राब करेगा मुझे भी नहीं पता था। और मैं आ रही थी, उसने मुझे ये बात बोला तो मुझे भी लगा ऊपर वाले ने कुछ अच्छी रास्ता दिखाया, तो उसकी बातें मान के मैं दिल लिया। लेकिन मेरा पूरा रास्ते बस पूरा अच्छा सेवा करते आया। मैं जो बोला वो मुझे खिलाया पिलाया, मेरे लिए टिकट बनाया, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद के दिया।
मुझे कह रहा कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ वहाँ मिलेगा। सब कुछ वहाँ मिलेगा, ये तक मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई। फिर आपको जहाँ लेके गए, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर सब लोग अलग-अलग तरीके से मेकअप कर रहे थे। लोग पप लड़कियाँ नीचे कर रहे थे अजीब-अजीब से। अब मैं जे हिंदी भी नहीं आती थी ना इतना समझ सकती थी। और लोग कह रहे आ जाओ, आ जाओ। ये आ जाओ क्या होता है? तो मैंने भी सोचने में पड़ी, फिर मैं ऊपर चढ़ी। मैं ऊपर चढ़ी तो चढ़ी, मैं 6 महीने तक लगभग नीचे ही नहीं उतर पाई। वही मेरा लास्ट था जो मैं दुनिया देखा। किसी का अंडर में रह के वहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही। एक तरीके से उन्होंने मुझे पैसा दे के परचेस किया ना, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उन्होंने खरीद ली है। कैसी है वहाँ की ज़िंदगी? बहुत ही गंदा है, घटिया ज़िंदगी है। तुम्हारा फीलिंग्स को कोई नहीं समझेंगे। तुम्हारा खाने पीने को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। सिर्फ क्लाइंट अटेंड करो, पैसा लो, क्लाइंट अटेंड करो, पैसे लो। कुछ नहीं समझते आपको। आप बीमार हो, कुछ भी हो, क्लाइंट अटेंड करो, पैसा दो। कौन लोग आते हैं वहाँ पे? पब्लिक आते हैं, कैसी पब्लिक? आम आदमी भी आता है, एक रिक्शा वाला भी आता है, ठेला वाला भी आता है, अमीर आदमी भी आता है, बिजनेसमैन भी आता है। मैंने ये तक देखा भोजपुरी जो लैंग्वेज है ना, उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आए थे। मूवी शूट वगैरह करने नहीं, लड़की का साथ सर्टिफिकेशन करने। जब उन्होंने अपनी पहचान बताया, मुझे फोटोज दिखाई तो हैरान हुआ। बुरा टाइम कौन-सा याद है आपको उस टाइम का? सुबह 11 बजे से लेके रात को 3 बजे तक शरीर को थका के जब मैं सोती हूँ ना, बॉडी पेन होती है। ऐसा लगता है ये ज़िंदगी अब नहीं चाहिए। लगता है क्या, मुझे लगती थी। मैं कई बार भी मना कर दिया, मुझे गाँव जाना, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तो कई बार मैंने अपनी हाँ सुसाइड करने के लिए वहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा भी बंद करके लॉक हो चुका था। उनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं था, बल्कि मेरा हाथ भी कट चुका था, तभी उनको कोई फ़र्क नहीं था। ये सब मत डराऊँ मैं। जब उनको मेरे पे ट्रस्ट हुआ, हाँ भाई ये लड़की कहीं नहीं जाएगा, तब मुझे ट्रस्ट करके नीचे भेजे। वो भी मेरे पे नज़र रखने वाले बहुत थे। मैं किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मुझे तो जीने से इधर इधर हिलने भी नहीं देते थे। एक जगह पे कितनी लड़कियाँ रहती हैं? एक कमरे में 12-13 एक कोटे में, मतलब पूरी कोटे भर के एक कोटे में 4 होता है। फर्स्ट फ्लोर में 2, सेकंड फ्लोर में 2। नहीं तो एक कोटे में 6 कमरा होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में 2, सेकंड फ्लोर में 2, थर्ड फ्लोर में 2। और हर कमरे में 12 लड़की? 12 लड़कियाँ, 10 लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ, 15 लड़कियाँ, किसी में 20। कैसे रहते हैं? जैसा मैं रह के आया हूँ। एक कमरा है, इसमें 12 लोग कैसे रहेंगे? एक छोटी सी तहखाना होती है, उसमें सिर्फ ये बिस्तरा ही दिखेगा आपको, और 2-4 ऊपर सेल्फ बनी होती है, वहाँ पे कपड़ा रख सकते, थोड़ा बर्तन खाने पीने का प्लेट रख सकते, और एक टाइप से मेकअप पट्टी रहेगा आपका, बस। इसका सिवा कुछ नहीं रख सकते। 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर जाना पड़ता, वहाँ पे छोटे छोटे तहखाना बनी होती है। उसमें मतलब ऊपर ही चारों तरफ से इतना बड़ा वो होता ना, मोल्ड, उसके नीचे 4 तहखाना बना होती है। उधर कोने में एक तहखाना, इधर कोने में एक तहखाना, इधर कोने में एक तहखाना, इधर कोने में एक, इस तरीके से रहेगा। और एक एक तहखाना एक एक लड़की के लिए होती है, उसके कपड़े होती है, उसका बिस्तरा होती है, उसका मेकअप पट्टी, 2-4 बर्तन बस, वो भी खाने पीने का ग्लास प्लेट बस। साफ-सफाई, हेल्थ केयर? नो, कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताओ वहाँ से बाहर निकलने में क्या खतरा है? मतलब
कैसे बाहर नहीं आ सकते? मत जाओ मैम आप वापस। सोचो, आप मेरी तरफ से आपको फ़ायदा हो रही है। मैं रोज़ का एक दिन में आपको मतलब मानो कि 10 से रात को 3 बजे तक मेरी तरफ से आपको 60-70 हज़ार बेनिफिट मिल रही है। आप मुझे जाने दोगे कहीं? अगर मैं कहीं चले गए तो आपको बेनिफिट मिलेगा? इनकम आ रही है बिना कुछ आप इसका ऊपर इन्वेस्ट बिना करें, बिना कुछ इन्वेस्ट करे आपको इनकम आ रही है मेरी तरफ से, आपको आप जाने दोगे? तो क्या करते हैं वो रोकने के लिए लोगों को? कैसे रोकते हैं? दबाव डालते, डाँटते, गुस्सा करते, कंडीशंस करते, धमकी देते, जोर लगाते। वहाँ पे क्राइम है? वहाँ पे लोगों के साथ क्राइम होता है? तो कोई उनका साथ देता है? कोई नहीं देते मैम, सारा क्राइम खत्म होने के बाद लास्ट में पुलिस आती। क्या-क्या देखा आपने? मैं पब्लिक को पैसे छीनते हुए देखा सड़क में। ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग नीचे ही पैसे छीन लेते और मोबाइल छीन लेते। ये तो लड़के का बहाने से ऊपर ले जाते, अंदर बंद कमरे में छीन लेते। कितना क्लाइंटों को रोते हुए जाते हुए देखा मैंने। क्लाइंट क्यों रोते हुए जाएगा? और उनकी पैसा लूट गया वहाँ पे, किसी काम से लाते थे। वहाँ पे मार्केट भी है सदार बाजार, सामान लेने आते थे और लड़की का लालच में आ जाते थे, ऊपर आ जाते थे और छीन जाते थे। जिसके पास पैसा है दोबारा एटीएम से पैसा निकाला, अपना सामान लेके चले गया। जिसके पास नहीं है वो रोते हुए घर जाते थे, जिसके अंदर हिम्मत है वो कंप्लेंट करते थे। और वहाँ पर जो स्कीम्स हैं या जो बेनिफिट्स अब हैं, क्या वहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं? मेरे को तो इतना पता है कोई बेनिफिट्स नहीं है। जो भी आते हैं अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। कोई डॉक्टर्स भी आते हैं, अपना 2-4 रिपोर्ट वहाँ पे शो करना तभी आते हैं, जहाँ से हम उनको फंड मिलती है, वरना कोई नहीं आते। आप वहाँ से बाहर आ गए, वहाँ पर जो लोग हैं और जिनके बच्चे हैं, कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? वहाँ एक छोटा सा स्कूल है मंदिर के पास, वही डाल देते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को। सुबह छोड़ दिए या शाम को लेके आ गई। ये अब सुबह से शाम तक वही रख लिया उन्होंने, रात भर। कभी 2 दिन में 3 दिन में जाके मिलकर आते। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपने देखा है उनको उस दुनिया से बाहर निकलते हुए? उधर से बाहर नहीं, निकलते? वो से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो पढ़ाई के लिए आगे भेज देते हैं। क्योंकि उनके दिल में ये तो रहेगा मेरी मम्मी ये काम करती है, ये रहती है। नॉर्मल बच्चे है, मेरे जैसा अब नॉर्मल बच्चा तो नहीं है ना। मेरा बेटा अब नॉर्मल है, तभी मुझे डर था। कल का दिन मेरे बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा। अरे मैं ऐसे बच्चों को देखा हूँ, अब वहीं पे बच्चा पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हो, वही अपने माँ को गाली दे रहा, वो भी नशे के लिए पैसा मांग रहा गाली देते हुए। तो जो लोग नहीं बदलते, आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते कभी। क्यों उनके नहीं मन निकल में बैठ गए ना, अब इसमें हमारी कमाई है, यही हमारा फ्यूचर है। बैठ गया, वो फीलिंग्स से हम हट ही नहीं पा रहे। अब यहीं से हम कुछ बन सकते हैं। कई लोग ने मुझे बताया, कमा ले, कुछ पैसे जोड़ ले, उधर उधर क्यों जा रही है। मैं जा ही हूँ कहाँ, मैं भी एक अच्छी रास्ते में जा रही हूँ। कमरे के लिए क्यों किराए देती, किराए के कमरे में क्यों रहती, यही रह लो, किराए बच जाए। अरे भाई मैं अच्छी दुनिया में रहना चाहती हूँ। लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, चोर चपटना पसंद नहीं है। इससे मेरे ही बच्चों का लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। भले वहां से मैं 200 कमा रहा हूँ, मैं ये पे डॉक्टर पे किसी भी खर्चे पे 500 लगा रहा हूँ, क्या फायदा। इससे अच्छा मेरी बच्चे सेहतमंद भी रहेगा, मेरे भी सही सलामत रहेगा और मेरा 200 रुपये भी बचे रहेगा। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, ये सब इलीगल है ना? सरकार को पता है, पुलिस को पता है, फिर क्यों चलता है ये सब? मैम सिर्फ दिल्ली में हो तो एक्शन उठा सकते हैं, पूरे देश में चल रही है, बेंगलुरु में भी चल रही है, मुंबई में चल रही है, पुणे में चल रही है।
एक्शन उठाए तो पूरे देश में एक्शन उठा के बंद करवा सकते हैं ना। तो क्यों नहीं उठाते एक्शन? मैम, एक नोटिस मैं और भी किया हूँ, अगर वो रेड लाइट देना बंद हो गए ना, मानो कि अच्छे अच्छे घर का बहु बेटियां सड़क में आ जाएंगी। आज कभी कभार सुनने में आती है रेप हो गया, लेकिन कल का दिन ये सब कुछ बंद हो गए ना, कहीं भी कुछ भी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों को आज का ये सब होते ही भी नहीं छोड़ रहा है, कल का दिन सब बंद होने के बाद में भी कौन सा छोड़ देंगे, इससे भी ज्यादा करेंगे लोग। जिसके पास पैसे है बस वहां पे पैसे देखते तमाशा देख लेते, इससे कुछ बच रहे। अगर वही बंद हो गए ना, लोग पैसे की शक्ल नहीं देखते, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करेंगे फिर। ये भी एक आप सोचने की बात है ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं उठाती। हाँ, जिसको जबरदस्ती रहना पसंद नहीं है उनको वहां से सेव कर सकते हैं। जो अपनी मर्जी से रहना चाह रहे तो उनको ठीक है। वाकई लोग वहाँ अपनी मर्जी से रहते हैं? मैम, जिसके पैसे की जरूरत है या कुछ भी XYZ उनकी रीजन है, वो रह जाते हैं। मैं भी बहुत कम उम्र में समझ गई वहाँ की कंडीशन, और मैं ऐसा रहना ही भी नहीं चाह रही थी। कौन चाहता अपनी अच्छी खासी लाइफ को ऐसा ज़िंदगी काटने के लिए। मानता मजबूरी में मेरा हालत ख़राब होती, मैं फंस गई थी, लैंग्वेज नहीं आती थी, हिम्मत नहीं थी लोगों का सामने ठान के खड़ा होने के लिए। पर अब तो हिंदी अच्छी आती है, लोगों का साथ हिम्मत से बात कर सकती, जानता हूँ कौन कैसा है। अब तो अपना ज़िंदगी बदलने की मौका भी तो चाहिए ना। रोज़ अपने बेटा को गले लगा के भगवान से मैं सोचती थी कोई ऐसा इंसान आ जाए हमारी ज़िंदगी में, मेरी बेटे का लाइफ बदल जाए। ऐसा आपने किस दिन डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, कल से नहीं आऊंगी? वो उस दिन क्या सोचा था? मैंने सोच लिया था जिस दिन मेरा बेटा हॉस्टल चला गया ना, उस दिन अगले दिन से मैं इस रोड की तरफ ना आऊँ। तो जो पैसे आपने दिए वहाँ से बाहर आने के लिए, वो पैसे कहाँ से इंतजाम किया आपने अपने पास से? वहीं से कमा के वहीं से दे दिया, अलग से तो कहीं से तो कोई देगा नहीं मैम। और जिस जो भी मुझे देगा ना, उससे डबल ही लेंगे मुझसे, और मेरा कोई जान मुझे हेल्प नहीं करेंगे। एक तो मेरा फ़ायदा उठाएंगे या तो मुझसे डबल लेंगे। बिना रिश्ते की, बिना मतलब की इंसानियत से खड़ी हुई है सिर्फ किरण मैडम। वो तो मैं कहा बेंगलुरु की लड़की हूँ, वो कहा दिल्ली में, हमारे जान पहचान हो के मुश्किल से 4.5-5 साल हो। उसमें तो हमारा 8-9 महीने में उनका पीछे ही घूमती रही, नाम करवा दो करवा दो। आज मेरे ज़िंदगी जैसा भी मैंने काटा, बट मेरे बच्चों का ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भले बेटा अब नॉर्मल है, बट इतना नॉलेज वो मुझे पहचानता है, और वो समझ चीज़ों को समझने वाला भी हो गया। आगे भी मैं भगवान से ट्रस्ट करती हूँ, वो और भी अच्छा सही हो जाएगा, और अपना पैर पे खुद खड़ा होकर कुछ ना कुछ उसके अंदर भी भगवान ने खला देगा जब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ये उम्मीद अपने दिल पे रखी, मैं अपने बेटा को वहाँ से निकल गई। जब मैम ने उसको हॉस्टल डलवाई, बहुत बुरा था, वो एक जगह में नहीं रहता था, इतना भागता था इतना भागता था, मुझे डर से होती थी कहीं किसी गाड़ी का नीचे ना आ जाए। कई बार मैं जब 2016 में बेटा पैदा हुई थी, तब से मैं किसी ऐसे ही मैं बाहर कमरा लेके रह रही थी। मैं बहुत ही कम वहाँ पे रात में सोती थी, बल्कि मैं कभी वापस सोती नहीं थी। मैं वहाँ पे काम किया, सीधा घर आई, अपना सोया, उठा, नहा धोया, अपना खाना वाना बनाई, सीधा शाम को वहाँ पे जाती थी। 2016 में जब मैं बीमार पड़ गई तो सब कुछ बेच बाच के 2020 में बेंगलुरु चले गए, जब उस टाइम लॉकडाउन भी था, बेंगलुरु चले गए। अब मुझे लगा इस पैसे से मेरे बेटे का फ्यूचर कभी नहीं बनेगा, अब मुझे करना भी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा अपना लाइफ तो अब बदलना ही पड़ेगा। मुझे किरण मैडम के बारे में किसी लड़का ने बताया था।
उसका बेटी को भी, वहाँ का ब्रोकर है वो, उसका वाइफ भी थी वहाँ पे, वो भी वो सेक्स वर्क करती है। उसको, उसकी बेटी को उन्होंने हॉस्टल डलवाया था। तो मैंने उनसे मिला, उनको ट्रस्ट ही नहीं था मेरे को, किरण मैडम को मेरे ऊपर, क्योंकि लोग ही ऐसे बता रहे थे ये कभी नहीं छोड़ सकती, ये कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ तो मौका तो दे दो, हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो बात की बात है। फिर मैडम ने कई दिन का बाद मेरा बात को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मतलब सीरियसली लेके सोचने लगा, तो फिर मैम ने मेरा बेटा के लिए करवाया। फिर मैं अगले दिन से उधर जाना ही बंद कर दिया। मैम ने कई बार कई प्लेसमेंट ट्राई करवाई, लगवा भी दी, लेकिन वहाँ पे क्या है 15-16 हज़ार है, और ऊपर से क्या इंग्लिश स्पोक चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। क्लैरिटी इंग्लिश स्पोक नहीं थी मेरी, क्लैरिटी हिंदी नहीं थी, तो दिक्कत बहुत चीज़ें हो गई थी। अब फिर मैं जहाँ पे मैं ज्वाइन हुई वहाँ पे 14,000 सैलरी थी, प्लस मेरा मदर टंग मेरा लैंग्वेज ही चाहिए था। फिर वहाँ पे इजीली वर्क कर पाई, वहाँ से मेरा लाइफ स्टार्ट किया मैंने। तो इतनी सैलरी में तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर भी बना सकता हूँ ना। बल्कि मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है, ना बॉयफ्रेंड का फीलिंग से, ना ड्रिंक स्मोक, अदरवाइज कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए सोचता हूँ। बस ये है, मेरा छुट्टियों पे मेरे बच्चे साथ नहीं रहते, उनको साथ रखूँगी मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी। उसके लिए किसी पर्सन को भी मैं अपनी लाइफ में नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि उसको पता होती मैं कहाँ की हूँ। वो मेरा फ़ायदा ही उठाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर थोड़ी बनाएगा, नहीं है ना, इसलिए। तो आपने कभी शादी नहीं की? नहीं। अच्छा चलो, सबसे खुश वाला टाइम बताओ अभी तक का ज़िंदगी का, सबसे खुश वाला समय। सबसे खुश वाला, मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ। एक बेटा इधर से पपी करेगा, एक बेटी इधर से पपी करेगी, और मैं उनकी पसंदीदा खाना बनाती थी। आपकी छोटी बेटी भी वहीं पे हुई? अब क्या, मैं फ्यूचर में वापस सब छोड़ दिया ना, मैं छोड़ने के बाद अब जॉब कर रही थी मैं पूरा, 6-7 महीने के बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो भी बेबी कितने की है, 6 महीने की है। ना उसका कोई दवाई का ही, कोई इंजेक्शन लगाई, कोई भी नहीं। मैम को फ़ोन करके बताया, जब बेटी पेट में 6 महीने की हो गई है, बेटी जब घूमती है ना, जब माँ को एहसास होती है, मेरे पेट भारी भारी लग रहा था, वो घूम रही है। उसके बाद जाके मैं अल्ट्रासाउंड करवाया, जब पता चला मेरे पेट में बच्चा है। अब मैं उसको अबॉर्ट भी नहीं कर सकता, बच्ची बड़ी हो चुकी है। अब मुझे लगा भाई, मेरी बेटे का कंडीशन देख के भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। बेटी किसी का भी हो, है तो मेरा ही है। फिर मैंने उसको जन्म दिया। उस टाइम को जब स्टार्ट किया, मैं अपनी बेटी को डे टेक केयर में रख के काम करना, आज तक स्टॉप नहीं किया। कई जगह में पता चल जाती है तो उन्होंने मुझे अचानक निकालने के प्लान बना देते हैं। पर वहाँ से निकल गए, फिर क्यों लोग जो नौकरी पे नहीं रखते? मेरा आधार कार्ड में वहाँ का आइडेंटिफाई है ना, वहाँ की एड्रेस है। कोई अपना घर परमानेंट होगा तभी तो मैं एड्रेस एक्सचेंज करूँ। 14 साल का बच्चा भी जानता वो एड्रेस कहाँ की है। और मेरा मजबूरी ये था, जब वो आधार कार्ड बनने के टाइम में मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। किसी ने भी बनाया, मेरा अलग नाम से बनाया, मेरा अलग उम्र दिया, अलग पिता का नाम दिया। तो अब आधार कार्ड जाके चेंज अगर हम सब करेंगे? कुछ चेंज हो गया, एड्रेस चेंज नहीं हुआ। पिता का नाम चेंज हुआ, मेरा नाम चेंज हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ, लेकिन मेरी एड्रेस चेंज नहीं हो पा रहा। लोगों से क्या कहना है? लोगों से ये कहना है, हालत जैसा भी हो, आप मजबूरी में ये काम किया या फंस गया, फिर हालत ठीक होने के बाद आप फिर से अपना लाइफ बदल सकती हो इसी जन्म में। ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलेगा, उसके अलावा बहुत कला है। टेलरिंग सीख सकती हो, जो कपड़े सिल सकते। आज एक सूट सिलाई पे आपको 400 रुपये मिल रही है, एक सूट की सिलाई पे। और एक पैंट शर्ट सिलने में आपको 600 रुपये मिल रही है। कोई बुरी बात है?
एक साड़ी ब्लाउज ही सिल लिया समझो, उसमें भी 300 रुपये मिल रही है। क्या करना है, साड़ी में फॉल्स लगाना, एक ब्लाउज सिल के देना है। ये भी तो जीने के लिए एक रास्ता है, ये भी तो बिजनेस है। और नहीं, एक छोटा सा ठेला खोलो। खाना बनाना तो हर किसी को आता, ऑफिशियल लोग खाना बना ही नहीं सकते, बाहर से खाते हैं। उनका टिफिन लगाओ, सुबह शाम का लंच दे दो। एक लंच का 70 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो। एक पर्सन भी आपको रोज को 100 रुपये दे दिया तो माना कि 10 लोग ने कितना दे सकता रोज का, यस 1000 रुपये। ये भी तो बिजनेस है। ये नहीं है किसी कोटे में झाड़ू पोछा लगाओ, सुबह जाओ शाम को आओ, 12 घंटे के लिए 15,000 तो दे सकती है वो। कैसा बिजनेस करना चाहती हैं आप? साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट। हाँ, क्या क्या आता है आपको बनाना? मुझे सब आती है, नॉर्थ इंडियन फूड भी आती है, साउथ इंडियन फूड भी आती है। स्पेशली साउथ इंडियन फूड ही ओपन करूँगा जो दिल्ली में फेमस है। अच्छा, तो जब हम साउथ इंडियन की वो लगाएंगे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, फिर कैसी जिंदगी चाहिए? कुछ नहीं, अपने लिए एक मकान, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मेरी जैसे जो लाइफ से दुखी हो, कुछ जो बनने चाहते हैं, ऐसे लड़कों को मैं अपने पास रख के स्टैंड अप करवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जो इंसान आपको यहाँ पर लेके आया, अगर आप उससे दोबारा कभी मिलूंगी, अगर कभी आपको सामने देखा तो उसको क्या बोलोगी? मैडम मैं बहुत चाह वो मुझे सामने मिले, बीच सड़क में मैं उसको 100 पीस कर दूँ, कि मेरा अकेली का लाइफ खराब नहीं किया ना उसने। 400-500 लड़कियां लाइफ खराब किया उसने, अलग अलग स्टेट में बेचा उसने। जब उसके बारे में मुझे पता चला ना, क्या बुरा वक्त था, मैंने उससे मिल लिया। मैं चुपचाप चले ही जाती, सही था मेरा। मैं ध्यान नहीं देती इसकी भले इसकी बातों में। उसको मैं खोट में देखी, उसके ऊपर इतनी केसेस लगी है ना, पिरोरल पे वो बाहर है इस टाइम। लेकिन तब भी मुझे कभी भी किसी भी कोने में दिख गए ना दिल्ली में, इतनी मैंने उसको काटूंगी ना, पूरी पब्लिक से उसको पिटवाऊंगी सबसे पहले। उसके बाद उसको घसीटते ले जाऊंगी थाने में। सब स्टाफ के सामने उसको इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, साला शक्ल देख लायक नहीं होना चाहिए।